तो सो मेनी पीपल्स आर ज्वाइनिंग अस। सब सेशन में आज हैं तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग सेशन में प्रेजेंट है वो मुझे बता दें कि मेरी आवाज क्लियर है सबको। ओके ओके। अच्छा, तो हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग सेशन में प्रेजेंट हैं वो सबसे पहले तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, इस सेशन का स्क्रीनशॉट लें और अपने 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 मेंटोर्स को अपने फ्रेंड को सेंड कर दें। और उनको कहें कि आई एम इन लाइव वेबिनार, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए सेशन के स्टार्ट होने से पहले, बिकॉज ये कंपल्सरी होता है। अपनी अटेंडेंस मार्क करके आप लोग जैसे ही अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें तो आप लोग जो है ना मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में आके डन टाइप कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर चुके हो। सेशन का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी अपलाइन को लाजमी सेंड करें। ओके। सो हम टाइम को वेस्ट किए बगैर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आप लोगों को अपना। तो दिस साइड में शहरोजा फरियाद फ्रॉम गुजरावाला पाकिस्तान, एंड आई एम अ सुपरवाइजर इन दिस टॉप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका विच इज फॉरएवर लीविंग प्रोडक्ट्स। तो कैसा एक्सपीरियंस अभी तक रह चुका है आप लोगों का फॉरएवर के साथ, थोड़ा मुझे बता सकते हो आप लोग चैट बॉक्स में। नॉलेज मिल रहा होगा काफी ज्यादा, कुछ न्यू चीजों को आपको एक्सपोजर मिल रहा होगा आप सबको, आई होप सो। ओके ओके, दैट्स वेरी गुड। अभी आप लोगों का जस्ट एक सेशन हुआ है और मुझे एक्साइटमेंट नजर आ रही है आप लोग की। इंशाल्लाह फर्दर जब आप लोग के सेशंस कंप्लीट होंगे तो आप लोग यहाँ से बहुत ज्यादा नॉलेज जो है ना हासिल करके जाओगे, और एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता चलेगा जिसका क्या मोटिव है। वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ से जो है वो क्लियर किया जाएगा, काफी हद तक आप लोगों को क्लियरेंस हो भी गई होगी। अच्छा, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आज के जो हमारे सेशन का टॉपिक है वो क्या है। आज के हमारे सेशन का टॉपिक क्या है, किसी को पता है। हमारा आज जो सेशन है उसका टॉपिक है स्कोप ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। सेशन का जब आप लोग को लिंक मिला है तो उस पर भी टॉपिक नेम मेंशन था वैसे तो। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे काइंडली बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी सबको, काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। ठीक है ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज के बेसिकली हमारे सेशन का टॉपिक है स्कोप ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री, और प्रोडक्ट नॉलेज पे इंशाल्लाह हम कल डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज हमारे स्कोप के बारे में बात करेंगे, बिकॉज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप लोग नॉलेज ले रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म का नॉलेज ले रहे हो, जिस फॉर एवर लीविंग प्रोडक्ट्स। अब आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री का नॉलेज लेते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का नॉलेज लेते हो, हमने उसके पीछे बेस चेक करनी होती है कि उसकी बेस कितनी स्ट्रॉन्ग है। सेम एज इट इज कि आप लोग जब आप लोग की कोई मतलब कोई डिग्री हासिल करनी है तो आप लोग ये चीज जो है ना वो बड़ी अपने जहन में रखते हो, अपने माइंड में रखते हो कि कोई ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जहाँ पे बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स जो है ना वो अपने एडमिशन ले रहे होते हैं। आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो आप उसके पीछे उसके उसका बैकग्राउंड चेक करते हो, उसकी बेस चेक करते हो। अब जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है ये बेसिकली किस इंडस्ट्री का पार्ट है, उस इंडस्ट्री के मार्केट में क्या डिमांड है, और वो इंडस्ट्री क्या आने वाले सालों में जो है वो मार्केट में बाकी ऊपर जाने वाली है, ग्रो करने वाली है नहीं, तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोगों ने ऐसा करें कि अपना डायरी और पेन जो है अपने साथ रखिएगा, ताकि आप लोग पॉइंट आउट कर सके मेन मेन थिंग्स को, ताकि नेक्स्ट जब आपका इंटरव्यू होगा वो भी आप क्वालिफाई कर सके, अपनी चीजों को रिकॉल कर सके। और आपको पता है जब आपको टास्क मिलता है तो उसमें भी आपके जो नोट किए हुए पॉइंट्स हैं वो आपको काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अपना डायरी और पेन अपने साथ रखिएगा काइंडली। सो मैं आपको थोड़ी सी आउटलाइन बता देती हूँ कि हमारे सेशन में मतलब आज मैं किन किन बेसिकली चीजों पे बात करूंगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री पे बात की जाएगी, देन हम बात करेंगे कि वेलनेस इंडस्ट्री क्यों जरूरी है और इसकी मार्केट में क्या डिमांड है। अगर आप इसमें अपनी इसको अपना अर्निंग सोर्स ऑफ मतलब इनकम बनाते हो तो वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है।
और फिर हम बात करेंगे कि फॉरएवर किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काफी फेमिलियर आप लोग होंगे, बिकॉज कल का जो आपको टास्क मिला है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने काफी नॉलेज लिया है एक वीडियो से, ठीक है। और हम एलोवेरा पे बात करेंगे। अब एलोवेरा के बारे में काफी सारे लोग इस सेशन में मौजूद जो हैं वो एलोवेरा को जानते होंगे, लेकिन काफी और चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी इस बारे में। एफएलटी की एलोवेरा को हमें क्यों कंज्यूम करना चाहिए, सेल्स ऑफ अक्टूबर पे बात की जाएगी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को और मैं बात करती हूँ व्हाट इज वेलनेस इंडस्ट्री। अच्छा, तो वेलनेस इंडस्ट्री का कभी पहले आप लोगों ने नाम सुना है कि वेलनेस इंडस्ट्री का कभी नाम सुना हो? नॉलेज तो आई होप के मुझे लगता है इतना ज्यादा नहीं होगा आप लोगों इस इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन नाम तो सुना होगा आप लोगों ने वेलनेस इंडस्ट्री का। अच्छा, अब वेलनेस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल से स्टार्ट करती हूँ कि अब आप सबको पता है कि जब भी आप किसी चीज का स्टार्टअप लेते हो, आपको पता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक होता है इनकम सोर्स, आप यहाँ पे जॉब से लेते हो या फिर एक बिजनेस का स्टार्टअप लेके लेते हो। अब जॉब से तो आपको पता है कि जॉब से आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपके जो मतलब विजन्स हैं, आपके गोल्स हैं, अगर आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो अपने गोल्स को लेकर, तो वो तो जॉब से आपके पूरे नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक बिजनेस मोड पर जाते हो, बिजनेस का स्टार्टअप लेते हो, तो अब फॉर एग्जाम्पल आप जब बिजनेस करना चाह रहे हो, तो बहुत से लोग जब बिजनेस के अंदर आते हैं तो वो काफी सारे ऑप्शंस को देख रहे होते हैं कि मतलब मैं ये भी कर लूँ, या मैं इस चीज के अंदर बिजनेस करूँ, या मैं इस कैटेगरी में बिजनेस करना चाहिए, किसका मार्केट में ज्यादा ट्रेंड है, किसका मार्केट में स्कोप है। तो बहुत सारे लोग ऑप्शन जो है ना उनको देख रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब भी आप किसी भी बिजनेस का स्टार्टअप लेते हो, तो उससे पहले, बिजनेस का स्टार्टअप लेने से पहले उसके लिए इंडस्ट्री चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो किसी भी सेक्टर का बिजनेस हो, वो फूड इंडस्ट्री का बिजनेस हो, एजुकेशन इंडस्ट्री का बिजनेस हो, वो क्लॉथिंग ब्रांड हो, आप चाह रहे हो क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट करो, तो उसके पीछे एक इंडस्ट्री होती है जो उसको सपोर्ट कर रही होती है किसी भी बिजनेस को। अब इंडस्ट्री में बेसिकली हम बात करेंगे कि वो इंडस्ट्री जो है कैसी होनी चाहिए। जाहिर इंडस्ट्री का जो की बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो ही आपके बिजनेस में अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा ना, अदरवाइज आप उसमें लॉस भी आपको हो सकता है, ठीक है। तो हम अगर इंडस्ट्री पे बात करें तो हमें एक ऐसी इंडस्ट्री को चूज करना चाहिए जो एवरग्रीन इंडस्ट्री। तो आपको मतलब मेंटली आप रिलैक्स हो गए कि हाँ, मतलब बाकी जो है मुझे इस इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एवरग्रीन इंडस्ट्रीज जो है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और कभी खत्म नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज आपके आपको नाम जो है ना नजर आ रहे होंगे। पहली इंडस्ट्री आ जाती है फूड इंडस्ट्री। अब फूड इंडस्ट्री जो है वो मतलब काफी एवरग्रीन इंडस्ट्री है। काइंडली मुझे बता दो, वॉइस क्लियर है आप सबको? अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? ओके ओके। ठीक है। मैं बात कर रही थी कि हम बात ही करते हैं कि अब एवरग्रीन इंडस्ट्रीज तो ठीक है, एवरग्रीन इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज एवरग्रीन है अभी हमारी नजर में कौन सी? तो मेरी नजर में कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो एवरग्रीन है। उसमें सबसे पहले इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं जिसमें आ जाती है फूड इंडस्ट्री। अब फूड इंडस्ट्री मुझे ऐसा लगता है मेरी नजर में एक बहुत एवरग्रीन इंडस्ट्री है। आप लोग भी इस चीज को एनालाइज कर सकते हो कि आपको पता है कि मतलब लोग जो है हमारे इर्द गिर्द वो कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते ना। ये हमारी बेसिक नीड में से एक है खाना पीना। तो अब जैसे अब आप लोगों ने देखा कि जब हमारी बहुत वर्स्ट कंडीशन थी, जब लॉकडाउन था, पैराडाइमिक सिचुएशन थी, तब भी ये ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें किसी किस्म का कोई सवाल नहीं आया था, जिसमें किसी किस्म की कोई रिसेशन नहीं आई थी। वो इस वजह से क्योंकि लोगों ने इसको पूरी तौर पर होम डिलीवरीज की तरफ शिफ्ट शुरू करना शुरू कर दिया था। तो मतलब उस इंडस्ट्री में रेवेन्यू तो फिर भी जा रहा था, क्योंकि वो ऑनलाइन इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई थी। इस इंडस्ट्री की डिमांड ही बहुत ज्यादा है मार्केट में। अगर इंडस्ट्री बंद हो जाती, फूड इंडस्ट्री बंद हो जाती, तो क्या होता है, लोग खाना पीना जो है ना वो छोड़ देते, ठीक है। तो फूड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एवरग्रीन इंडस्ट्री हम उसको जान सकते हैं, उसको मान सकते हैं। उसके बाद मैं एक और इंडस्ट्री मेरी नजर में काफी एवरग्रीन है, वो है एजुकेशनल इंडस्ट्री।
अब एजुकेशन इंडस्ट्री किस तरह से एवरग्रीन है, आप लोगों को भी इस चीज का आइडिया होगा कि आप लोगों ने अगर ये सुना हो कहीं के लाइक कहीं पे यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल ओपन हुए और वो बंद हो गए या वहाँ पे किसी ने एडमिशन नहीं करवाया, इज इट पॉसिबल? नो। अब कोई कोई मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन होता है तो वहाँ पे टाइम बाय टाइम स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे जो है ना लोगों की तादाद बढ़ती जाती है, ठीक है। जब ये आस्ते आस्ते जब वो चीज ब्रांड बन जाती है वहाँ पे ऑब्वियसली ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो एजुकेशन इंडस्ट्री क्या इंडस्ट्री है, उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री जिसमें मैं आज बहुत मतलब ब्रीफली बात करूंगी वो इंडस्ट्री है हेल्थ इंडस्ट्री। अब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी के लिए ऑप्शनल नहीं है, ये सबके लिए मैंडेटरी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हेल्थ इंडस्ट्री किस तरह से सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको मुझे बता सकते हो? हेल्थ इंडस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, लाइक आप कहते हो कि लाइक मैंने फूड इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये भी ऑप्शनल एक ऑप्शन में से एक आ जाता है, या आप कहते हो कि मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करना है, इट्स आल्सो ऑप्शन फॉर यू। बट द थर्ड इंडस्ट्री जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ दिस इज हेल्थ इंडस्ट्री। अब हेल्थ इंडस्ट्री मैंने आपको ये कहा कि ये मैंडेटरी है, ये किसी के लिए ऑप्शनल नहीं है। अब वो इस तरह से क्योंकि आप लोगों ने देखा कि इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी छोड़ सकता है, वो खाना खाना पीना भी, मतलब फॉर एग्जांपल उसकी सेहत ऑब्वियसली इससे भी इससे रिलेट करती है, लेकिन इंसान जिंदा रहना तो नहीं छोड़ सकता, ठीक है। कुछ भी छोड़ सकता है लेकिन वो जिंदा रहना नहीं छोड़ सकता। अब उसकी जिंदगी या उसकी हेल्थ पे डिपेंड करती है, जितनी अच्छी उसकी हेल्थ होगी उतने ज्यादा मतलब वो जिंदा रह लेगा, जितनी उसकी हेल्थ खराब होगी उसके जो मतलब जिंदगी गुजारने के चांसेस हैं वो उतने कम होते जाएंगे। एक सिंपल सी बात है। तो आप लोगों ने देखा कि जब पैंडेमिक सिचुएशन थी, जब बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन थी हमारे पूरी दुनिया की, बल्कि सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं, तो आप लोगों ने देखा कि हर चीज खत्म हो गई हुई थी, हर चीज बंद हो गई हुई थी कोरोना के अंदर। करोड़ों अरबों के जो मतलब प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद हो चुके हुए थे, चलते चलाते बिजनेस लोगों के खत्म हो गए। तो वो क्यों खत्म हो गए? हालांकि मुल्क की इकोनॉमी बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस बात को रियलाइज कर चुकी हुई थी कि यार कुछ भी हो जाए इंसान की जिंदगी, इंसान की हेल्थ का तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं। अगर हेल्थ ही ना होती, दुनिया ही ना रहती, तो कहाँ से इकोनॉमी जनरेट होती, ठीक है। तो हेल्थ इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा बूमिंग इंडस्ट्री आप लोग कह सकते हो, बहुत ज्यादा अपकमिंग इंडस्ट्री कह सकते हो, जो मार्केट में आने वाले सालों में भी, चाहे अब की बात की जाए, आने वाले सालों की बात की जाए, या वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन की बात की जाए, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी डिमांड जो है ना वो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो आप खुद अंदाजा लगाओ, अगर आप इस इंडस्ट्री को अपने बिजनेस के लिए चूज करते हो तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ इंडस्ट्री की थोड़ी सी मजीद। हेल्थ इंडस्ट्री में दो तरह की जो है ना डिवीजन आ जाती हैं, एक होती है उसमें सिकनेस इंडस्ट्री, दूसरी आती है वेलनेस इंडस्ट्री। अब सिकनेस इंडस्ट्री में क्या चीजें आ जाती है, इट इंक्लूड्स डॉक्टर्स, नर्सिस, मेडिसिन, जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और मतलब वो तमाम लोग जो बीमार होते हैं उस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम वेलनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वेलनेस इंडस्ट्री में क्या चीजें इंक्लूड है, इट इंक्लूड्स योगा, एरोबिक्स, जिम और स्पा। ये सब चीजें जो है ना वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब रेवेन्यू जनरेट करती है, वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। और इसमें इन सब में एक चीज बहुत कॉमन है जो कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है। आप चाहे योगा जिम ज्वाइन करते हो, कोई जिम ज्वाइन करते हो, तो वहां पे आपको एक चीज बड़ी रेकमेंड की जाती है जो कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है। क्यों? क्योंकि ये आपकी हेल्थ को बेहतर करती हैं। आपको हमारी दवाइयां तो रेकमेंड नहीं करते ना कि आप फलानी फलानी मेडिसिन जाके लो, नो। आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स रेकमेंड किए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को मतलब हमारी बॉडी को जो हमारी बॉडी जब इसको कंज्यूम करती है तो हमारी बॉडी के लिए बड़े बेहतरीन है, ठीक है, हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अच्छा, अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि अब ये देखते हैं कि अब हमने इस चीज को रियलाइज कर ली कि हमारी हेल्थ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत अपकमिंग इंडस्ट्री है। जब अब हेल्थ इंडस्ट्री में भी दो टाइप्स आ जाती हैं, सिकनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री। अब आप लोग मुझे इस चीज का मतलब मैं आप लोगों को बिल्कुल खुद इस चीज के बारे में पहले बताती चलूँ कि अब अगर इन दोनों इंडस्ट्रीज में से किसी एक इंडस्ट्री को हमें चूज करना पड़े अपने बिजनेस के लिए, तो हमें कौन सी इंडस्ट्री चूज करनी चाहिए? अब आप किसी भी बिजनेस को चूज करते हो ना, उसके लिए एक चीज को चूज करना बहुत ज्यादा जो है ना वो मैटर करता है, वो उसकी होती है टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है। अब किसी भी इंडस्ट्री की जो ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल आप एजुकेशनल इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसकी टारगेटेड ऑडियंस को हिट करना पड़ेगा ना, कि उसकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन है। अब ऐसा तो नहीं ना होगा कि आप स्कूल खोल के बैठ गए हो और आप 30 से 40 लोगों को जाके अपना कंप्लीट अपना मतलब इश्तेहार दे रहे हो और कह रहे हो कि हमारे स्कूल में एडमिशन लो। क्यों ऐसा नहीं करोगे? क्योंकि वो उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। स्कूल की जो ऑडियंस होगी वो कौन होगी? जो यूथ है, ठीक है, जो मतलब मैट्रिक क्लास तक के स्टूडेंट्स जिनकी एज मतलब 20 प्लस होगी, या इतनी एज के लोगों को आप टारगेट करोगे। तो हर इंडस्ट्री की एक ऑडियंस होती है जो उस इंडस्ट्री में अपना रेवेन्यू जनरेट करती है।
ठीक है। इसी तरह अब अगर हम सिगरेट इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी इस इंडस्ट्री का की जो ऑडियंस है वो बड़ी कह लो कि लिमिटेड है। वो कौन जो होंगे, वो चाहिए जो लोग बीमार होंगे वही सिगरेट इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे। वैसे तो नहीं है ना कि एक इंसान है वो चलता फिरता अच्छा खासा है और वो एकदम उसको मतलब कोई चक्कर आ गए कुछ हो गया तो वो कह रहा है कि मैं फौरन डॉक्टर के पास जाता हूँ, दवाई लेके चला जाता हूँ। ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि सिगरेट इंडस्ट्री जो है उसकी ऑडियंस जो है ना बहुत लिमिटेड है। वो बहुत क्या लो कि मतलब बहुत कम लोग हैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं। वही लोग पार्ट बनेंगे जो इस इंडस्ट्री का जो बीमार होंगे बेसिकली। जबकि ऑन द अदर हैंड हम वेलनेस इंडस्ट्री की बात करें तो वेलनेस इंडस्ट्री की जो ऑडियंस है वो पूरी दुनिया है। अब वो कैसे पूरी दुनिया है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको जैसे समझ आएगी। वेलनेस इंडस्ट्री जो है, फॉर एग्जाम्पल आपके देखिए 100 लोग हैं, ठीक है। अब आप 100 लोगों में से आप 100 लोगों को आप ये पूछते हो कि क्या आप बीमार पड़ना चाहते हो, तो आपको क्या लगता है 100 के 100 लोगों में से आपको कोई भी कहेगा कि हम बीमार पड़ना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई भी नहीं कहेगा कि हम बीमार पड़ना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप 100 के 100 लोगों को ये कहते हो कि क्या मैं आपको ऐसा तरीका बताऊं कि जिससे आप लोग कभी बीमार ना पड़ो, जो आपको कभी बीमार ना पड़ने दे, तो ऑब्वियसली 100 के 100 लोग आपसे वो तरीका जानना चाहेंगे। तो इससे हमें ये चीज मतलब पता चलती है कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है उसकी ऑडियंस पूरी दुनिया है। क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी किसी को बीमार पड़ने ही नहीं दे सकती, ठीक है। जो काम ही इस चीज पे कर रही है कि आप मेंटली सोशली फिजिकली हर तरह से जो है ना वो फिट एंड हेल्दी रहोगे, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? हेलो? मेरी आवाज क्लियर जी? तो मैं बेसिकली बात करी थी दोनों इंडस्ट्रीज की ऑडियंस की, कि दोनों इंडस्ट्री की जो ऑडियंस है वो कौन सी होनी चाहिए। हमें इस चीज का आइडिया हो गया कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है उसकी ऑडियंस पूरी दुनिया है। और अगर आप इसी इंडस्ट्री में बिजनेस करते हो तो इस इंडस्ट्री में आप लोगों की जो ऑडियंस होगी, आप किसी भी ऑडियंस को पूरी दुनिया को टारगेट कर सकते हो। और आपको तो अंदाजा लगा होगा फिर पूरी दुनिया को टारगेट करने के बाद आप लोग कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो इस इंडस्ट्री में, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने एक रिपोर्ट बनाई थी। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने ये चीज बताई कि 15 से 20 लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनकी बीमारी डायग्नोज हो चुकी हुई है, ठीक है, जो बिल्कुल बीमार हैं और वो अपनी बीमारी का कोई ना कोई उनका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जबकि 5% लोग ऐसे हैं जो फुली हेल्थी हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। और अब देखो 15 से 20 लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो जिनको कोई ना कोई बीमारी है और वो अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 5% लोग हेल्थी हैं। तो बाकी की जो 80 to 85% आवाम है वो कहाँ गई? अब मैं आपको यहाँ पे बड़ी मजे की बात बताने लगी हूँ। दे और ऑल इन प्री इलनेस स्टेज। अब प्री इलनेस स्टेज का नाम आप लोगों ने बड़ी पहली दफी सुना होगा। प्री इलनेस स्टेज का क्या मतलब है? प्री इलनेस स्टेज का मतलब ये है कि बीमारी जो है वो आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, लेकिन आप लोगों को अभी तक नहीं पता कि मुझे कौन सी बीमारी जो अटैक करने वाली है। और आप लोग इस चीज को जान के बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि वी और ऑल इन प्री इलनेस स्टेज, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर सुना, अब इस स्टेज का मतलब ये है कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फलानी अंकल थे, फलानी आंटी थी, जो बिल्कुल मतलब वो परफेक्ट थे, उनको कोई हेल्थ इशू नजर नहीं आ रहा था फिजिकली तो, लेकिन फिर भी अचानक क्या हुआ कि वो किसी को उनको कोई हार्ट अटैक हुआ या कोई उनका मतलब ब्रेन हेमरेज या कुछ भी खुदा ना खास्ता उनको होता है और वो मतलब उनकी डेथ हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है कि वो ये जो डेथ होती है अचानक, ये अचानक नहीं होती है, इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म होता है जो कि अचानक हमें तब पता चलता है जब वो बिल्कुल जो है ना वो टॉप स्टेज पे पर्सन की होता है और फिर उसको बचने की भी कोई उम्मीद नहीं रहती, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड प्री इलनेस स्टेज। अच्छा, अब यहाँ तक आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, वेलनेस इंडस्ट्री के थोड़े से स्कोप के बारे में पता चला होगा। अब आप लोगों को मैं ये चीज रेकमेंड करती हूँ, आप लोग सेशन के बाद गूगल पे जाना और गूगल पे जाके लिखना कि नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। गूगल पे जाके सेशन के बाद आप लोग लिखोगे नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, देन यू विल केम टू नो इट्स बेसिकली वेलनेस इंडस्ट्री। अब आप लोग खुद इस चीज का आइडिया लगा सकते हो कि ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में बहुत कम है और इनमें से एक वेलनेस इंडस्ट्री है, ठीक है। अब मैं अब यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको मतलब रिसर्च के अकॉर्डिंग बातें कुछ बताने लगी हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाली हूँ, उसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। इन 5 मार्च 2020 नहीं, एक मिनट है जरा, मुझे लगता है मेरी वॉइस स्टेबल नहीं है।
मेरी वॉइस काइंडली मुझे बता देंगे, क्लियर है? ओके ओके। जी, मैं आपको ये बताने जा रही थी कि आप लोगों को जो मैं बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आप लोग गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, जब ये क्वेश्चन आया आपने गूगल पे जाके सर्च करना है कि नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, देन यू विल केम टू नो इट्स वेलनेस इंडस्ट्री। अच्छा, तो इन 5 मार्च 2002 में एक बुक पब्लिश की गई थी, और उस बुक के जो राइटर हैं वो बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, पॉल जेन किल्डर नाम है उनका। इन्होंने ये चीज जो है ना वो प्रिडिक्ट कर दी थी कि आने वाले सालों में आने वाले 10 सालों में जो है, जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो ट्रिलियन डॉलर्स को हिट करने वाला बिजनेस है। ठीक है, आने वाले सालों में ट्रिलियन डॉलर्स को हिट करने वाली है। और 2022 में अगर इसकी मतलब उसकी बात की जाए, इसके रेवेन्यू की बात की जाए, तो ऑलरेडी ये 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स को हिट कर चुकी है ये इंडस्ट्री। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड है कि 2025 में ये 7 ट्रिलियन डॉलर्स को जो है ना वो हिट कर जाएगी विद इन 25% इंक्रीज। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि 2022 में अभी ये 5 ट्रिलियन को हिट कर रही है, और सिर्फ 2025 में ही, सिर्फ 2 सालों में जो है ना ये 25% इंक्रीज के साथ 7 ट्रिलियन डॉलर को हिट करने वाली है, एंड दिस इज अ बिग थिंग लिटरली। ठीक है, अब बेसिकली जिसका स्टैंडर्ड डाटा अभी तक नजर आ रहा है वेलनेस इंडस्ट्री का, वो यही है कि अभी फिलहाल ये 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस हर साल कर रही है वेलनेस इंडस्ट्री। और अगर सिर्फ हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में जो इसका रेवेन्यू हेल्थ केयर मार्केट का है वो तकरीबन 2023 में 111.80 यूएस डॉलर जो है ना इसका रेवेन्यू जा चुका हुआ है। और अभी ये एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक ये जो रेवेन्यू है 4.48% इसमें जो है ना वो इंक्रीज आएगा। यहाँ पे आपको बुक का जो फ्रंट पेज पे नजर आ रहा होगा वेलनेस रेवोल्यूशन, जिसमें ये चीज प्रेडिक्ट कर दी हुई थी कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो जो है ना आने वाले सालों में ट्रिलियन डॉलर्स को हिट करने वाली है। और आज के डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये चीज बड़ी ट्रांसपेरेंटली क्लियर है कि ये जो है ना वो वाकई इतने डॉलर मतलब ट्रिलियन डॉलर्स को हिट कर चुकी है। अब यहाँ पे आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब किसी भी मार्केट, कोई भी बिजनेस है, कोई भी इंडस्ट्री है ना, उसका ईयरली ग्राफ निकाला जाता है। और फिर हर साल जो ग्राफ निकाला जाता है उसमें आप लोग किसी भी बिजनेस का ग्राफ आप लोग बाद में गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको रिसेशन, कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल जरूर नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग इस चीज को देख सकते हो कि इस ग्राफ में आपको फुल अपवर्ड ग्रोथ नजर आ रही है, कोई आपको रिसेशन या कोई डाउनफॉल नजर नहीं आ रहा। अब इससे आप खुद इस चीज को रियलाइज करा सकते हो कि ये इंडस्ट्री कितना ज्यादा ग्रो करने वाली है आने वाले सालों में मार्केट में, जिसमें पिछले के सालों का भी आप ग्राफ देख लो, वो कॉन्स्टेंटली जो है ना वो अपवर्ड ही जा रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान का ग्राफ है आपको कलर में, और यहाँ सेकेंडली आपको जो है ना वर्ल्ड वाइड जो रेवेन्यू बैलेंस इंडस्ट्री का रह चुका है उसका ग्राफ आप लोग देंगे, नजर आ रहा होगा आपको। सो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको काफी हद तक कुछ नॉलेज मिल गया होगा टास्क को कंप्लीट करने के बाद। लेकिन मैं जहाँ पे बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना बेसिकली इट इज अ फाइनेस्ट एंड ब्यूटीफुल मॉडल इन द वर्ल्ड। अब ये जो मॉडल है बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ इसलिए देखी गई है, और क्योंकि मतलब जो अपॉर्चुनिटी है ना ये सबके लिए एक जैसी है, मतलब इट्स इक्वल फॉर ऑल। और इसमें आपकी एज, आपका क्या वैसे फैमिली बैकग्राउंड है, आपके क्या वैसे मतलब एजुकेशनल स्टेटस है, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बहुत ज्यादा मिलीनियर्स को बहुत कम टाइम में क्रिएट किया है। और यहाँ पे आपको एक लाइन नजर आ रही है, बट वेरी रेयरली डू पीपल गेट रिच इन दिस बिजनेस, कि मैं यहाँ पे, लेकिन ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें बहुत कम लोग जो है ना वो रिच होते हैं। इसकी वजह क्या है कि एक जगह लिखा गया है कि मिलीनियर्स को क्रिएट कर, दूसरी जगह लिखा गया है कि यहाँ पे बहुत कम लोग जो है वो रिच होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मॉडल उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में वाकई उनके एक मतलब एम्बिशियस होते हैं अपने गोल्स को लेकर, और वो कंसिस्टेंट होते हैं। वो गेट रिच क्विक स्कीम वाला माइंड नहीं होता उनका। वो बेसिकली उस चीज को समझते हैं कि हम जहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल, आप चाहे जॉब सेक्टर में मूव करते हो, आप किसी भी चीज को मैं मतलब आपको पता है कि स्ट्रगल जो सक्सेस है वो स्ट्रगल की डिमांड करती है, लेकिन स्ट्रगल आपकी राइट वे में होनी चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप लोग 1 से 2 साल अच्छी स्ट्रगल कर लेते हो, हालांकि आप लोगों ने जॉब लाइन में भी करनी है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे कर लेते हो तो यहाँ पे बहुत कम टाइम में आप लोग 6 फिगर को हिट कर सकते हो। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर पोटेंशियल।
अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जो एमएलएम, अब नेटवर्क मार्केटिंग को एमएलएम इंडस्ट्री भी कहा जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है, इसको डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है। तो इस इंडस्ट्री का जो ग्लोबल रेवेन्यू है, ग्लोबल वर्थ है, वो $250 बिलियन अभी रह चुकी हुई है। और इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सिर्फ अगर यूएसए की बात की जाए तो 20 मिलियन इसके पार्टिसिपेंट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के, सिर्फ यूएस में। ठीक है, और अभी वर्ल्ड वाइड जो अगर इसका डाटा निकाला जाए तो वो फिर ऑब्वियसली आप लोगों को अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बन सकता है। ठीक है, अब अगर इससे कुछ बेनिफिट्स की बात करूं मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे जो ब्रीफ डिस्कशन है वो इंशाल्लाह जब आप लोग इनकम प्लान फॉरएवर का देखोगे तो उसमें आप लोग क्लियर होगा। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताती जाऊँ कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में ये होता है कि बहुत मिनिमल रिस्क होता है। ठीक है, आप अपना किसी और सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी बहुत हाईली फॉर्म में चाहिए होती है, आपको प्लेस ऑफ ऑपरेशन चाहिए होता है, वहाँ पे अलग इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आपको स्टॉक मेंटेन करना है वहाँ पे अलग इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आपको लोगों को हायर करना है, वहाँ पे लोगों को ऑब्वियसली सैलरीज आप दोगे तो वहाँ पे भी आप लोगों का पैसा जाएगा। तो दूसरे बिजनेस मॉडल होते हैं वहाँ पे हर जगह आपको कहीं ना कहीं अपनी मनी जो है ना वो कंज्यूम करनी पड़ती है, बट यहाँ पे बहुत कम रिस्क होता है। ठीक है, और आपको एक तो अप्रिशिएट काफी ज्यादा किया जाता है, इनकम पोटेंशियल आपका काफी ज्यादा होता है, और आपकी कोई हायर एजुकेशन डिमांड नहीं की जाती। पैसिव इनकम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, पैसिव इनकम कैसी है ये आप लोगों को क्लियर को होगा अगर आप लोगों ने आपके टास्क बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, पेंशन प्लान प्रॉपर देती है इंडस्ट्री, और यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है। जो पैसा जो है ना इस इंडस्ट्री में वो तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन आपकी जो सेल्फ डेवलपमेंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्किल्स, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बेसिकली जिनकी जरूरत होती है, वो इस इंडस्ट्री में काफी अच्छे से पॉलिश हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। वैसा तो ओब्वियसली आप कमा ही रहे होते हो, पैसा कमाने के साथ साथ आप लोगों की जो स्किल्स है वो इतनी ज्यादा पॉलिश हो जाती है कि आप लाइफ में किसी भी इंडस्ट्री की तरफ मूव करो, आप अपनी स्किल की बेस पे मूव करते हो, और जब आपकी स्किल्स अच्छी होगी तो आपकी डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी मार्केट में ऑब्वियसली। अब बात कर लेते हैं कि फॉरएवर, हाउ फॉरएवर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेलनेस। ठीक है, बेसिकली जो फॉरएवर है ये दो तरह की इंडस्ट्रीज पे काम कर रही है, और आपने दोनों इंडस्ट्रीज पर बड़ी डेप्थ में नॉलेज दिया है कि जो वेलनेस इंडस्ट्री, इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है, और इसका जो इनकम प्लान है जहाँ से आप लोग अर्न करते हो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, अब एक मिनट, हाँ जी, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। अब बेसिकली जो आप लोगों को इस चीज का आइडिया, जो फॉरएवर के ऑनर है सर रेक्स मुगन, उन्होंने इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज, इस इंडस्ट्री को अरेंज इस सेंस में किया था कि उन्होंने दो ऐसी इंडस्ट्रीज को पिक किया मार्केट से जिस इंडस्ट्री की डिमांड, जिस इंडस्ट्री की प्रेडिक्शन तभी हो चुकी थी कि वो कितनी ज्यादा जो है ना वो आगे आने वाले सालों में डिमांड होने वाली है। तो अब उन को जब इंडस्ट्री इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी बेस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यही वजह है कि आज फॉरएवर 170+ कंट्रीज में काम कर रही है, और इतने ज्यादा मतलब कंट्रीज में इतने ज्यादा लोगों को जो है ना वो अपने मेजर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, हर लिहाज से, चाहे वो हेल्थ बेनिफिट्स हो चाहे वो वेल्थ बेनिफिट्स हो, वो दोनों तरह से आपको फॉरएवर जो है ना वो प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एलोवेरा। अब एलोवेरा के बारे में आप लोगों सेशन में मौजूद तमाम लोग जो है वो जानते होंगे कि एलोवेरा बेसिकली क्या है। कुछ लोगों के बारे में कुछ नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, बहुत ही कम लोग इसके बारे में क्लियर होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि एलोवेरा की 400 स्पीशीज है। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके, एलोवेरा की 400 यूजेबल है जिनका कोई फायदा या नुकसान नहीं है। अब आपके घर में जो स्पीशी है आपको तो नहीं पता ना कि कौन सी स्पीशी है, वो यूजेबल है या नॉन यूजेबल है, तो ये काफी मतलब मजे की बात मैं आपको यहाँ पे बताने लगी हूँ। मेरी वॉइस आई फिर स्टेबल नहीं है? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है अब आप सबको? ओके, मैं आपको ये बता रही थी कि जो एलोवेरा है उसकी स्पीशीज मतलब 400 स्पीशीज है, जिनमें से 385 स्पीशीज नॉन यूजेबल है, जबकि 11 पॉइजनस स्पीशीज होती हैं। और ये चीज मुझे यहाँ पे आके पता चली थी कि जो हमारे घर में एलोवेरा होती है हमें नहीं पता कि वो किस स्पीशीज से बिलोंग करती है, पता नहीं है वो पॉइजनस है या वो हमारे लिए यूजेबल है भी या नहीं। ठीक है, तो ये चीज काफी मतलब मजे की है यहाँ पे। अब एलोवेरा की सबसे बेस्ट
स्पीशी है जिसके फॉरएवर बेसिकली डील करती है, वो है बार्बाडेंसिस मिलर। आप लोग सेशन के बाद गूगल पे जाके खुद भी सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज द बेस्ट स्पीशी ऑफ एलोवेरा, देन यू विल केम टू नो इट्स बार्बाडेंसिस मिलर। अब इस प्लांट को प्लांट ऑफ इमोर्टैलिटी भी कहा जाता है, और इजिप्टियंस पहले लोग थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था बेसिकली एलोवेरा को, ठीक है। और प्लांट ऑफ इमोर्टैलिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एलोवेरा इज अ लीफ प्लांट, और लीफ को आपको पता है कि जब उसको मिट्टी से अलग कर दिया जाता है, जब उसको प्रॉपर वो पानी या खुराक नहीं मिलती तो वो मुरझा जाता है, लेकिन एलोवेरा को अगर आप अलग करके रख भी देते हो तो वो बिल्कुल ठीक रहता है, वो बिल्कुल प्योर रहता है, ठीक है। अब इसलिए इसको प्लांट ऑफ इमोर्टैलिटी भी कहा जाता है कि इसको सोइल के बगैर भी अपनी जो है ना वो खासियत को बरकरार रखता है। अब बात कर लेते हैं वाई एफएमसी एलोवेरा। तो एफएमसी की एलोवेरा की वही हमें क्यों चूज करना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो एफएमसी की एलोवेरा वो चुनी इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड की बेस्ट स्पीशी पे एलोवेरा की बेस्ट स्पीशी पे जो है ना वो वर्किंग कर रही होती है, एफएलपीसी को डील करती है फॉरएवर लिविंग। उसके अलावा फॉरएवर लिविंग की जो एलोवेरा है उसको ग्रो जिस इन्वायरमेंट में किया जाता है वो इन्वायरमेंट को प्योर एंड टॉक्सिक फ्री रखा जाता है, और इसमें कोई हर्बिसाइड्स, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, कोई कलरिंग यूज नहीं होती इसकी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ही एलोवेरा होता है। जहाँ उसके अलावा इसकी सबसे मजे की बात है कि इसमें हैंड कट स्टेबलाइजेशन होती है, कि जहाँ पे एलोवेरा ग्रो की जाती है उसकी जब कटिंग होती है वो हैंड कट होती है, ताकि कोई मशीनरी यूज ना हो वहाँ पे। मशीनरी यूज होने की वजह से कोई मतलब कोई धुआं या कोई टॉक्सिक्स वगैरह वगैरह वहाँ पे प्रोड्यूस ना हो, तो इतना ज्यादा ख्याल रखा जाता है। उसके अलावा वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड का आप लोगों को आइडिया कल हो गया था कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड बेसिकली क्या होता है, कि प्लांटेशन से लेकर प्रोडक्शन तक, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक हर चीज फॉरएवर खुद मैनेज करती है बेसिकली। अच्छा, अब यहाँ पे आपको सील्स ऑफ अप्रूवल जो है वो मिल रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे। अब सील्स ऑफ अप्रूवल किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि ये इस इंडस्ट्री की बेस को बेसिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दो सील ऑफ अप्रूवल मिल रहे होंगे, हलाल सील ऑफ अप्रूवल और कोशियर रेटिंग सील ऑफ अप्रूवल। अब ये जो दो सील ऑफ अप्रूवल है ये जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है ना उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब अहमियत रखते हैं, और ये दोनों फूड इंडस्ट्रीज के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, ये दोनों सील ऑफ अप्रूवल। बेसिकली ये इस चीज को देख रहे होते हैं कि मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हलाल हलाल जो सील ऑफ अप्रूवल है इस चीज का तो आप सबको पता होगा, हमारे जितने भी फूड मटेरियल होते हैं उनमें ये सील ऑफ अप्रूवल होता है जो मुस्लिम कंट्रीज में फूड यूज होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम कोशियर रेटिंग की बात करें तो कोशियर रेटिंग भी बेसिकली ये सर्टिफिकेट ये चीज देखता है कि ये जो मतलब फूड है वो कोई भी फूड इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है भी या नहीं, या इसको बनाने का तरीका हाइजेनिक था भी या नहीं। तो इस चीज को काफी ज्यादा देखकर इसको ये चीज दी जाती है, और इन दोनों की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा मतलब सख्त होती हैं, और ये किसी इंडस्ट्री को मिलना बहुत बड़ी बात होती है इसका इसकी, ठीक है। उसके बाद आपको इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल भी नजर आ रहा होगा, तो हमें इस चीज का भी आइडिया हो जाता है कि फॉरएवर को इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल मिल चुका हुआ है। बहुत सी अरब कंट्रीज हैं, बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनमें ये फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज होते हैं, ठीक है, बिकॉज ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हलाल है। उसके बाद इंटरनेशनल एलो काउंसिल सील ऑफ अप्रूवल इस चीज को मिल चुका हुआ है। अब ये जो सील ऑफ अप्रूवल है ये इस चीज को देखता है, इस चीज को एनालाइज करता है कि वो प्रोडक्ट एलोवेरा की कोई भी प्रोडक्ट उसमें जो एलोवेरा का इंग्रेडिएंट है वो मतलब जो रिटर्न फॉर्म है वहां पे इंग्रेडिएंट्स में मेंशन है क्या वो बाकी उतनी ही एलोवेरा उसके अंदर यूज की गई है। अगर बाकी उतनी ही एलोवेरा यूज की होगी तो उस कंपनी को ये सील ऑफ अप्रूवल मिलता है, एलो साइंस काउंसिल का सील ऑफ अप्रूवल, ठीक है। और फॉरएवर के अंदर 99.9% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा यूज की जाती है, और ये बाकी ही उतनी ही एलोवेरा इसके अंदर यूज की जाती है जितनी उसके ऊपर रिटर्न होती है, इसकी वजह से इसको ये सील ऑफ अप्रूवल मिल चुका हुआ है। उसके बाद आपको लास्ट वन जो नजर आ रहा होगा सर्टिफिकेट क्रुएल्टी फ्री। अब ये जो है ना सर्टिफिकेट ये उन मतलब कंपनीज को मिलता है, प्रोजेक्ट्स को मिलता है बेसिकली। कोई भी प्रोडक्ट है ना वो मार्केट में आने से पहले ना उसको देखा जाता है कि उसकी मतलब वो वाकई लोगों के लिए हेल्थ। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? ओके, मैं क्लोरिटी फ्री की बात करी थी, तो जो क्लोरिटी फ्री है ये सील ऑफ अप्रूवल उन लोगों को मिलता है जिसमें एनिमल्स को जो है ना वो यूज नहीं किया जाता उनकी टेस्टिंग के लिए। बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें एनिमल्स को टेस्ट किया जाता है पहले, तो एनिमल्स को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दे रहा वो प्रोडक्ट, फिर वो मार्केट में इंसानों के लिए जो है ना वो भेजा जाता है। लेकिन जो फॉरएवर की प्रोडक्ट है उसको ये भी सील ऑफ अप्रूवल मिल चुका हुआ है क्योंकि उसकी प्रोडक्ट्स जो है ना एनिमल्स पे भी टेस्ट नहीं की जाती, एनिमल्स को भी जो है ना वो नुकसान नहीं पहुंचाया जाता।
इसकी अपने प्रॉपर जो है ना वो लैब में प्रॉपर इसके प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू इसकी प्रोडक्ट जो है ना वो टेस्ट होती है। अब यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, जैसे आप लोगों ने देखा कि ये प्रोडक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। इसकी पैकेजिंग चाहे वो विद इन कंट्री है मतलब आउट ऑफ कंट्री है, तो सब कुछ फॉरएवर खुद मैनेज करती है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जितने भी व्हीकल्स वगैरह वो सब फॉरएवर के अपने हैं। और कुछ यहाँ पे आपको लैब टेस्टिंग नजर आ रही होगी। So this is all about from my side about scope of wellness industry and I hope कि आप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी। मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज स्कोप ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में काफी नॉलेज मिला है, आप लोगों ने इस चीज को एंजॉय किया या नहीं। ओके ओके, थोड़ा सा नेटवर्क स्टेबल नहीं था एंड आई अपोलोजाइज फ्रॉम माय साइड, बट इंशाल्लाह कल ये चीज नहीं होगी। आपको पता है कुछ मौसम खराब है जिसकी वजह से नेटवर्क स्टेबिलिटी जो है ना वो ठीक नहीं हो रही। जी, तो आई होप कि चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, आपने पॉइंट्स को नोट डाउन भी किया होगा और टाइम भी हमारे सेशन का बहुत कम रह गया। इंशाल्लाह हम कल एक न्यू टॉपिक के साथ, कल बेसिकली हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स पे फॉरएवर की। और काफी मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स पे बात नहीं करूंगी, काफी सारे मैकेनिज्म्स के साथ जो है ना मैं बात करूंगी प्रोडक्ट्स पे, जिससे आप लोगों को काफी सारी न्यू चीजें जो है ना वो सुनने को मिलेंगी और इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आपके सारे सेशन बहुत अच्छे गुजरे फॉरएवर के साथ। और इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह।